सभा उपस्थित माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों ये निषाद आरक्षण यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और ये यात्रा यूपी बिहार झारखंड 80 जिला हम लोग जाएंगे और तकरीबन 85 दिन हो चुका है, यानी कि 2.5 महीना से अधिक हो चुका है। और एक एक जिला में एक एक राज्य में हम लोग जा रहे हैं, अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जैसे बंगाल में निषाद समुदाय के सभी उपजाति बिन बिल्दार नुनिया मला चाय तियर बनपर केवट केवर्त तमाम निषाद के सभी उपजाति को आप बंगाल चले जाइए, वहां पे आरक्षण है एससी का। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण है तो दूसरे भाई को बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के बाद बंटवारा हुआ, अलग अलग राज्य बना। आप बताइए एक पिताजी का 4 बेटा, अगर एक घर में एडजस्ट नहीं होगा, चारों अलग अलग हो जाएगा तो क्या वो अलग होगा? रहेगा तो एक ही पिताजी का बेटा, रहेगा तो आपस में भाई। आज बताइए वहां आरक्षण है, आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपने संघर्ष नहीं किया। तो इसलिए साथियों अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपकी जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में तो रहिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, जब आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, तो आपको आजादी नहीं मिलेगा। पहले ये देश भी गुलाम था, लेकिन 250 साल हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, और ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुआ। तब जाके ये देश आजाद हुआ। और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम लड़ाई लड़कर अंग्रेज को भगाएंगे और देश को आजाद कराएंगे, और जब देश आजाद होगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन सही मायने में तो देश आजाद हुआ, लेकिन खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग को आज भी गरीबी से आजादी नहीं मिला। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएगा। आप देखते होंगे जब बच्चे को भूख लगता है, तो जब बच्चा रोता है तब उसको मां को लगता है कि बच्चा को भूख लगा, उसको दूध देने की आवश्यकता है। जब तक नहीं रोता है तब तक मां भी बेफिक्र होके अपना काम करती रहती है, बच्चे पे ध्यान नहीं देता। उसी तरीके से अगर आपका हक अधिकार है तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपके बच्चे को आजादी नहीं मिलेगा। आज जो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी के 77 साल बीत के आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमें 50-60 साल पहले लड़ाई लड़ना था, लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं लड़े, जिसके कारण हमें आरक्षण नहीं मिला। इसका गुनहगार कौन है? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे सरकार, वो दोषी है, और दूसरा दोषी आप है, हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए, जिसका आपको कितना नुकसान हुआ मैं आपको बताता हूं। आज यूपी जाइए, बिहार जाइए, झारखंड जाइए,
137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए ना, 3 राज्य में इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारा है और एक भी निषाद का बेटा डीएम नहीं है, कलेक्टर नहीं है। आज अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज इसी समुदाय में निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। नहीं हुआ। आज आपके बच्चे मछली मारने पर मजबूर है, दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। क्या उसका अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का? उसका भी अधिकार है सर उठा के जीने का, लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। अपने बच्चे का बेहतर भविष्य के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आजादी से पहले राजा हुआ करता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। यानी कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र दिया, और उन्होंने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वह गरीब मजदूर के पास हो वोट या निषाद मल्लाह के पास वोट हो। जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सबका वोट बराबरी का कर दिए, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो या गरीब मजदूर का बेटा हो या देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो, तीनों का वोट का एक ही सामान्य कर दिया। किसी का छोटा किसी का बड़ा नहीं है। और ये वोट का ताकत आपको दिया, लेकिन अपने वोट को ताकत को आपने पहचाना नहीं, ताकत को एहसास नहीं कर पाया, और जिसके कारण आज आप गरीबी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। और जो लोग अपने वोट को ताकत को समझा, वो अपना समाज और अपने लोगों को आगे बढ़ाया, अपने नाम को रोशन किया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी साधारण गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी अपने वोट को ताकत को समझ लिए तो उन्होंने एक दल बनाया, और जब दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी बने रहे, और अपने नाम को देश दुनिया में पहचान बनाया। और साथ में यादव भाई देखिए कितना आगे निकल गया। ये कैसे हुआ? ये दल के साथ हुआ, अपने लोगों के साथ रहने से हुआ। लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पे बने। कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, साधारण गरीब परिवार में ही जन्म लिए थे, लेकिन संघर्ष किए वोट के दम पर। इस देश में अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को आगे बढ़ाया। तो वही साथियों, आपके पास वही ताकत, वही वोट आपके पास भी है। सिर्फ जरूरी है कि एक साथ खड़ा होने का। आपके पास भी वही शक्ति पावर है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाएगा कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को, लंका को जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है बिहार में। अगर निषाद का सभी उपजाति, अगर एक पैर पे सभी भाई खड़ा हो जाए तो पटना, लखनऊ, क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, हमारा अधिकार, आरक्षण हमको नहीं मिल रहा। आज लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं, थाना पुलिस में जाते हैं, कोई सुनता नहीं है आपका। वही अगर आरक्षण मिल गया होता, आप थाना में जाते, हरिजन एक्ट लगा देते, वो आपके दरवाजे पे आ जाता और आपके घुटने पे टेक देता। आज आपका आरक्षण मिल गया रहता
आपके बच्चे को 10 नंबर कम भी आता तो आपका बेटा कलेक्टर बन जाता। लेकिन आज आपका बच्चा मजबूर है दूसरे के मजदूर खेत में काम करने के लिए। आप बताइए, अभी 3 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, 3 महीने के बाद दिसंबर जनवरी होगा और ऐसे ठंड होगा, उस ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करता है? घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, झील में उतरता है, तालाब में उतरता है, फिर मछली मारता है और फिर बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, कि उनको ठंड नहीं लगता है? उनको भी ठंड लगता है, लेकिन वो क्या करेगा? मजबूर है। अगर घर से नहीं निकलेगा तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। आज जैसे दूसरे लोग जिंदगी जीते हैं, क्या आपके बच्चे को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आपके भी बच्चे को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। आज ऐसा लगता है कि निषाद स्कूल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है, कोई अपराध है। आज आपके घर में बच्चा तो जन्म लेता है, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज जब आपके घर में बच्चा जन्म लेते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, आप दौड़ते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता। आप सरकारी हॉस्पिटल का धक्का खाते हैं और वही सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं होता है और आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है और आप देखते रह जाते हैं, बेबस रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते, लाचार रहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। वहीं पे जिस बड़े घर में बच्चे जन्म बीमार होते हैं, पैसे वाले के घर में, तो वो उनके माँ बाप उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज कराते हैं और उसको एक नई जिंदगी देता है, उनको जान बचाते हैं। और आपके घर में आप अपने बच्चे को मौत देते हैं। इसके लिए कौन सोचेगा? इसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 77 साल में कोई और नहीं आया लड़ने के लिए और आने वाला समय में कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं पिछले 10 साल से। मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया जहां 4 रोज अगर काम ना हो तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। मैंने बचपन गरीबी देखा, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में गांव को, घर को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 300 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला। संघर्ष की बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में हम कामयाबी का झंडा गाड़ दिए। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, महलों में रह रहा था, बड़े गाड़ी में घूमता था। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर बॉम्बे गया तो राम जिंदगी को छोड़कर, एक समय था मजबूर था, माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे गया। और जब हमारे पास सब कुछ था तो बॉम्बे को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, आज पिछले 10 सालों से आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। ये निश्चित तौर पे 10 सालों में हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन कम उपलब्धि हमने हासिल नहीं किया। कल तक निषाद को, लोगों को लगता था निषाद मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन बिहार में हमने अपनी पहचान बनाया है। हम बिहार में लोगों को बता दिया कि बिहार में मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है, बिहार में मल्लाह का मतलब शासन करना भी होता है। आपने देखा 2020 का चुनाव में हमने 4 विधायक बनाया। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार
बिहार में एक निषाद का बेटा ने 4-4 विधायक बना लिया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बने थे, किसी के मेहरबानी से नहीं बने थे। और यहां तो छोड़िए, सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम अगर चाहते कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, हम चाहते तो उनको बना सकते थे, लेकिन हम ईमानदारी के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाए। और ये आजाद भारत में पहली बार एक मल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार में एक मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान है साथियों। जब तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पे जाकर अपना चप्पल खींच के परेशान हो जाता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज ये बिहार में ये निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट मांगता है। ये हमारी पहचान बना है। ये कैसे हुआ उपलब्धि? ये उपलब्धि जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना और आपने कहा कि सन ऑफ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो आपको लगता है इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी आपके निषाद मल्लाह के बेटा के सामने झुकता? आपने देखा 2015 में जब आप लोगों ने साथ दिया, कटिहार में मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ते थे। पहली बार विजय गौरी जी को हमने टिकट दिलाया था नीतीश जी से, उस बार चुनाव हार गए थे। आज भी आपका निषाद का बेटा विधायक है तो मुकेश सहनी का देन है। ये कैसे हुआ? जब आपने हमारे हाथ को मजबूत किया तब जाके ऐसा हुआ। आप हमारे हाथ को जितना मजबूत कीजिएगा, जितना आप अपने पार्टी को मजबूत कीजिएगा, उतना बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी या बड़े बड़े नेता को हम मजबूर कर देंगे आपके बात को मानने के लिए, आपके सामने में झुकने के लिए। आज हमारी लड़ाई है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम भी उनका फिक्र नहीं करेंगे। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले बिहार में जाति का गणना हुआ और इस राज्य में बता दिया कि अगर ओबीसी में सबसे बड़ा संख्या अगर कोई है तो यादव भाई है, और दूसरे नंबर पे कोई जात है तो पता चल गया कि निषाद का बेटा है। साथियों, निषाद का बेटा है। और आप सबको पता है कि वोट के दम पर वार्ड सदस्य हो या देश का प्रधानमंत्री वोट से ही बनता है। अब वोट जब आपके पास है तो आपका भाई आपका बेटा क्यों नहीं? और जब आपका भाई आपका बेटा बनेगा तो निश्चित तौर पे आपकी हक की बात होगा, आपका अधिकार की बात होगा, आपके लिए लड़ाई होगा। इसलिए साथियों, आने वाला समय में अपने दल के साथ रहिए, अपने बल के साथ रहिए। जब तक आप सत्ता में मजबूत नहीं होंगे तब तक आपको कोई देखने वाला नहीं है। आज मैं बरसों से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लाठी डंडा हमने 2015 में खाया, बिहार से पास करा के दिल्ली तक भेज दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार आरक्षण लागू नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आपने हाल फिलहाल में आपने देखा 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पे ऊंची जाति के लोगों को दिया गया। ब्राह्मण, भूमिया, लाला, राजपूत, ऐसे ऊंची जाति के लोगों को। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक तौर पे गरीब है, इसलिए 10% आरक्षण दे दिया। देगा ही ना। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, उसके पर्दे के पीछे आरएसएस है, उनका अपना सरकार बना दिया गया। अगर आपका सरकार बनता तो आपके लिए भी काम होता। आप बताइए ना, बेगर कोई आयोग बने, बेगर कोई जांच किए हुए, बेगर कोई समझौता किए हुए 10% आरक्षण दिया गया। अभी आपने देखा 10% उनकी आबादी है, अटैक 10% आरक्षण दिया गया। हम उसके आरक्षण का विरोध नहीं करते, हम भी समर्थन करते हैं कि अगर ऊंचे जाति में अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उनको भी सरकार से लाभ मिलना चाहिए, लेकिन तरीका एक होना चाहिए। आज बताइए 63% हम हैं, हमको 27% आरक्षण मिल रहा है और वो 10% है, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। आप बताइए कहां का न्याय है? एक तरफ 4 आदमी हैं, उसको 8 रोटी खाने के लिए दे रहे हैं, और एक तरफ 4 लोग बैठे हैं, उसको 2 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए। कैसे उसका पेट भरेगा जो बरसों से भूखा है?
और कैटेगरी क्या है? 8 लाख कम कमाने वाला आदमी को गरीब मानता है भारत सरकार। और एक तरफ 5 लाख रुपया कमाइएगा तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, और एक तरफ बोलते हैं कि अपर कास्ट अगर 8 लाख कमाता है तो गरीब है, उसको आरक्षण मिले। अगर 8 लाख कमाने वाला अगर गरीब है तो मनरेगा में काम करने वाला हमारा भाई वो क्या है? वो भी अगर गरीब है तो उसको 300 रुपया क्यों? फिर उसको 2300 रुपया कीजिए, तब जाके पता चलेगा 8 लाख रुपया सालाना कमाएगा। लेकिन 2300 का जगह 300 दीजिएगा और कहिएगा कि आपका घर परिवार चल जाएगा, और एक तरफ 2300 रुपया कमाने वाले को कहिएगा कि ये गरीब है। ये तो दो चश्मा से देखा जा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। अपने वोट को अपने पावर बनाइए, अपनी शक्ति बनाइए, अपने हक अधिकार के लिए इस्तेमाल कीजिए, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। अभी आएंगे 2024 का चुनाव है, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को भी प्रधानमंत्री है बनना है, और हमें और नहीं आपको प्रधानमंत्री बनना है। हमें तो हमारा हक अधिकार चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, ताकि यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उसके चेहरे पे खुशी आ सके। हमें इसी के लिए लड़ाई लड़ना है। अभी आएंगे वोट के टाइम में, कहेंगे हम मंदिर बना दिए, कहेंगे हम मस्जिद बना दिए। इस नाम पे आपसे वोट लेगा? आप बताइए ना। देश का प्रधानमंत्री का काम यह है मंदिर मस्जिद बनाना? अरे मंदिर मस्जिद बनाना समाज का लोगों का काम है। अगर आप प्रधानमंत्री ये सरकार है तो आपका काम है कि निषाद को आरक्षण देना। जब निषाद के बच्चे बीमार पड़े उसके लिए हॉस्पिटल बनाना। निषाद के बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए स्कूल बनाना। यह है सरकार का काम। लेकिन सरकार ये नहीं करेगा, आपको जाति धर्म में बांटने का काम करेगा। साथियों, ये निर्णय आपको लेना है कि आपको जाति धर्म में बांटना है कि अपने हक अधिकार के लिए इनकलाब करना है, लड़ाई लड़ना है। ये आपको सोचना। बहुत देर हो चुका है साथियों। अगर इस समय अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं होंगे, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। आज मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। क्यों? मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, भूमियार के घर में जन्म लेता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आज अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ता हूं। साथियों, लोग कहते हैं कि सहनी जी आप राज्य के इतना बड़ा नेता हैं, आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार की बात करता हूं। अब परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो ऐसे हजारों बार गुनाह करने के लिए तैयार हूं। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आज तक आजादी से लेकर आज तक आप गुलाम हैं और आने वाला 100 साल तक आप गुलाम रहे। वो नहीं चाहता कि आपका बेटा अपने पैर पे खड़ा हो। आपने देखा ना, आजाद भारत में 77 साल में पहली बार संघर्ष करके एक निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया। लेकिन दुश्मन आपका कितना मजबूत है, समझदार है, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। इसलिए वो देखा कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है। मुकेश सहनी अगर यूं ही काम करते रहा, आज 4 बनाया, कल 40 बनाएगा, एक समय आएगा 125 बनाएगा और अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। अगर इस समाज को गुलाम बनाना है तो पहले मुकेश सहनी को आवाज को बंद करना पड़ेगा। और जब मुकेश सहनी का आवाज बंद होगा तो समाज ऑटोमेटिक गुलामी करने लगेगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद के हमें सरकार से बाहर करके रोड पे ला दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जिसको चाहने वाला लाखों निषाद का बेटा हो, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है, घबरा सकता है। आज मजबूती से मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अभी देख लिया, मुकेश सहनी को कब्जा नहीं कर सकता। आज 85 दिन हुआ संकल्प यात्रा यूपी बिहार झारखंड में घूम रहा, और आज वो दिल्ली वाला मानने लगा कि मुकेश सहनी से बगैर दोस्ती किए हुए नैया पार नहीं होगा। और आज वो झुके,
कहते हैं सानी जी हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री बन जाइएगा, आप हमारे साथ आ जाइए। हम कहे भाई हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी बनाएंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? लड़ने वाला को दो ही परिणाम आता है, हार या जीत। घर में सोने वाले का एक ही परिणाम आता है, हार। और जब हम मैदान में रहेंगे तो कभी हारेंगे, कभी उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और एक न एक दिन हम जीत करेंगे और जीतेंगे। और तब हमारा आने वाला समय, हमारा जो पीढ़ी है वो चेहरा सर उठा के जिएगा साथियों। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने किया, 2.5 साल संघर्ष किया, 250 साल, 9-10 पीढ़ी संघर्ष किया, उसके बाद आजादी मिला। अगर उसी तरीके से हम लोग अगर 10-20 साल तक अगर संघर्ष करते रहे तो निश्चित तौर पे हमें भी आजादी मिलेगा, हमें भी आरक्षण मिलेगा और हमारा भाई भी कलेक्टर बनेगा, हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इसलिए साथियों उसके हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता की तरफ से कहीं जोश कम है, क्या आपको नहीं लड़ना है अपने बच्चे के लिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लड़ाई लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये यात्रा जो है संकल्प यात्रा है। जो दिल्ली में जो बैठे हैं वो गलतफहमी का शिकार हुआ है। उनको लगता है कि मुकेश सहनी कितना भी लड़ ले, चिल्ला ले, हमारी बात मानेगा तो ठीक है, हमारा गुलाम बनेगा तो ठीक है। नहीं तो इसके गांव में जाएंगे, निषाद टोला में जाएंगे, एक लोगों को 200 रुपया देंगे और वोट खरीद लेंगे। लेकिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब लड़ेंगे तो मोदी जी देखेंगे, और जब मोदी जी देखेंगे तो उनको यकीन होगा कि अब बिहार में निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। और जब उनका यकीन होगा तो वो डरेंगे, घबराएंगे, और जब डरेंगे घबराएंगे तो निषाद का आरक्षण लागू करेंगे, क्योंकि 2024 में जो उनको फिर से प्रधानमंत्री बनना है। और जब प्रधानमंत्री उनको बनना है और हमें आरक्षण देना चाहिए, और जब हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री को बदल ही देना हमारे लिए उचित होगा। जो प्रधानमंत्री हमारा काम न कर सके, फिर ऐसे प्रधानमंत्री हमें क्यों चाहिए? या हमें बताएं कि हमारा जो मांग है वो नाजायज है, हम जो मांग कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम मांग जो कर रहे हैं अगर वो गलत है तो हम 4 कदम पीछे हटते हैं। अगर मेरी मांग जायज है, अगर मैं मांग सही कर रहा हूं और जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है तो उनको पूरा करना चाहिए। और जब नहीं करेंगे तो हमारे पौंगली में दम है कि हम देश के प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। आप घर में पूजा भी जब करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान का पूजा, तभी भी आपको संकल्प लेना पड़ता है। पंडित जी हाथ में गंगा जल अक्षत फूल देते हैं, कहते हैं कि शुद्ध मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, संकल्प करो। उसी तरीके से आपको संकल्प कीजिएगा कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अपना वोट को नहीं बेचेंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार हमने भी एक ऐसी दवा बनाई है, आपने देखा होगा कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन ऐसा है कि जितना आप लगाइएगा ना उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, और जितना हिलेगा ना दिल्ली का कुर्सी उतना वो डरेंगे और जल्दी आरक्षण करेंगे। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा ना तो यकीन मान लेंगे कि अपने साथ का वोट बिकेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी यहाँ है नहीं, तो उसका भी रास्ता है। देखिए वीडियो कैमरा वाला भाई ये वीडियो करेंगे और ये वीडियो बना के मोदी जी को भेज देंगे, और मोदी जी देखेंगे कि कटिहार जिला में निषाद का बेटा, माता, बहन, नौजवान साथी ने
हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है कि अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जब उनको एहसास होगा तब आपका काम होगा। तो सभी लोग वैक्सीन को निकालिए। जितना भी यहाँ निषाद के माता बहन नौजवान साथी हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, सभी लोग वो वैक्सीन को निकालिए। अरे भाई निकालिए जेब से। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो निकालिए, सब निकाल लिए और इस ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए चूरू में। जब तक हाथ में नहीं लीजिएगा तो शुद्ध कैसे होइएगा? सब लोग लीजिए और जैसे जैसे हम संकल्प कर रहे हैं उससे आप भी पढ़िए। भाई नेता लोग को भी दीजिए भाई, क्योंकि चुनाव में पहले नेता बदल जाता है। सब लोग ले लिए और हाथ ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में आ सके। सभी माता बहन संकल्प पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुपासनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। देखिए यहाँ पे जितने भी माता बहन नौजवान साथी हैं, आप सभी ने गंगा माता के सौगंध खाया है, संकल्प लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने संकल्प लिया है कि समाज के हक अधिकार के लिए, एकता के लिए आधी रात को भी समाज के साथ खड़ा रहेंगे। आपने संकल्प लिया है कि एक एक गांव में जाकर एक एक निषाद को जाके संकल्प करवाएंगे ताकि अपने आने वाला समय में अपने समाज, अपने पार्टी, अपने दल, अपने नेता के साथ खड़ा रहेंगे और अपने आरक्षण की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसके लिए तमाम यहाँ पे हमारे पार्टी के सभी नेतागण, जितने भी यहाँ पर उपस्थित माता बहन, सभी नौजवान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अच्छा कार्यक्रम किया है। इसी तरीके से आज मैं सनत मल्ला बनकर, आज मैं पंडित जी बनकर आपको संकल्प करवाया हूँ। हर एक निषाद का बेटा एक एक गांव में मोटरसाइकिल लेके जाइए, अपने समाज को जागरूक कीजिए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। और निश्चित तौर पे जब हम संघर्ष करेंगे तो एक न एक दिन आएगा कि निषाद का बेटा भी बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा और देश में अपनी पहचान बनाएगा। और जिस वक्त वो होगा उस वक्त निषाद का आरक्षण लागू होगा, तब निषाद का जितनी भी समस्या है वो दूर होगा। साथियों, तमाम हमारे